नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस अकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूँ। उड़ान एस अकेडमी ने इस बार फिर सीजीपीएससी के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ एसआई के विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला चलाई है। खासकर ये जो वीडियो है ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे विषयों के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें सारे अलग अलग विषयों पे जो रिलेटेड टीचर है वो आपको अलग अलग टॉपिक्स पर एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो आज मैं मोहम्मद रियाज खान आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लेकर आया हूं। हमारे मुख्य रूप से 3 चैप्टर्स पे इस वीडियो पे हम बात करेंगे। सबसे पहला है अवस्थिति विस्तार, दूसरा है भूगर्भिक संरचना और तीसरा है भौतिक विभाजन। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़ान एस अकेडमी ने नवरात्रि के इस अवसर पर आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 50% की भारी छूट प्रोवाइड की है और यह छूट आपको सिर्फ और सिर्फ 26 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक रहेगी। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उड़ान एस अकेडमी की मेन ब्रांच में आकर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि तटवर्ती मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो भैया पश्चिमी तट के उत्तरी भाग की बात हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम तटों की बात करें तो ये देखिए, यहाँ से पहला तट इसको कहते हैं कच्छ तट। इसको क्या कह रहे हैं? कच्छ तट। और वहीं पर ये वाला जो तट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। फिर ये कहाँ तक है तो बता दीजिएगा, ताप्ती नदी तक। फिर ताप्ती नदी से लेकर पणजी तक, गोवा की राजधानी पणजी तक के तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। फिर पणजी से लेकर मंगलोर के बीच के तट को बोलते हैं कनारा तट और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच के तट को बोलते हैं मालाबार तट। तो मालाबार तट उत्तरी भाग में नहीं बल्कि दक्षिणी भाग में है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। अब पूर्वी तट की बात करें तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। तो ये हो गया आपका कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट जो है ना वो पूर्वी तट के दक्षिणी भाग में है। तो दक्षिणी भाग में जो कोरोमंडल तट है तो भैया ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल 2 ये आपका सही जवाब होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जलवायु को निर्धारित करने में हिमालय की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि हिमालय जो है वो आर्कटिक वृत्त के निकट उत्पन्न होने वाली ठंडी हवाओं को कह सकते हैं, यूरोप की ठंडी हवाएं या साइबेरिया की ठंडी हवाएं कह सकते हैं, और सर्द उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप की रक्षा करती है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि हमारे भारत में ये जो हिमालय पर्वत है ये उत्तर से आने वाली, अब उत्तर चाहे तो आर्कटिक वृत्त कह लीजिए, चाहे तो साइबेरिया कह लीजिए, चाहे तिब्बत कह लीजिए, तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत को क्या बोलना चाहिए, अति शीतलता से बचाता है। अति शीतलता से बचाता है, भारत को अधिक ठंडा होने से बचाता है। इवन इन्हीं वजह से हमारा भारत क्या बना रहता है, उष्ण बना रहता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर निकट होने की वजह से भारत गर्म रहता है, ठीक है, और ये ठंडी हवाएं नहीं आ पाती, इस वजह से भारत गर्म रहता है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ठंडी के मौसम में अगर दरवाजा बंद कर दिया जाए तो अंदर कमरा कैसा रहता है, गर्म, ठीक है, और बाहर कैसा रहता है, टेम्परेचर ठंडा रहता है। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, हिमालय आर्कटिक वृत्त के निकट उत्पन्न होने वाली ठंडी और सर्द उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। बिल्कुल, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे उपमहाद्वीप की जो बात कर रहे हैं वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, यहाँ पे बात समझिएगा, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिणी भाग को क्या कह रहे हैं, हम उपमहाद्वीप कह रहे हैं। उपमहाद्वीप क्यों? क्योंकि उपमहाद्वीप की संज्ञा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से ली गई है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जहां जहां क्या होती है, वर्षा होती है, उसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से पाकिस्तान, यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान जैसे कंट्री शामिल हो जाती है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप को क्या करता है, अति शीतलता से बचाता है, ठंडे होने से बचाता है, ठीक। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हिमालय मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें उपमहाद्वीप के भीतर अपनी आर्द्रता गिराने के लिए बाध्य करता है। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसकी दिशा जो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, और आप जानते हैं कि जिस तरफ से मानसूनी हवाएं जा रही है उसको उसी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई हवा अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो चूंकि ये पश्चिम से जा रही है इसलिए पश्चिमी हवाएं, और अगर डायरेक्शन ऐसा है तो पूर्व से निकल रही है तो कौन सी हवाएं कहलाएगी, पूर्वी हवाएं कहलाएगी। ये जो हमारे भारत में जिस मानसूनी हवा से वर्षा होती है उसे हम क्या कह रहे हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। और ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की 2 शाखाएं होंगी, एक अरब सागर की मानसूनी हवाएं और एक कहलाएगी बे ऑफ बंगाल की मानसूनी हवाएं। तो हिमालय की वजह से
ये आपका ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये आपका पामीर की घाट, हिंदू कुश की पहाड़ी, सुलेमान पर्वत, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी, पटकोई बूम, नागा की पहाड़ी, मणि की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, और ये सब पहाड़ियों की वजह से सारी आर्द्रता, चाहे दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय आर्द्रता हो या बे ऑफ बंगाल की आर्द्रता हो, सारी आर्द्रता आधारित वर्षा कहाँ पर हो रही है? इस भारतीय उपमहाद्वीप में हो रही है। बाहर मानसूनी हवाएं बाहर जा ही नहीं पा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कहा जा रहा है कि सारी मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर ही अपनी क्या करती है, आर्द्रता गिराने के लिए क्या कर देती है, बाध्य कर देती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, यानी कि यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गोंडवाना शैल समूह का निर्माण, गोंडवाना शैल समूह का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य हुआ है। तो याद रखिएगा सबके चट्टानों का निर्माण होने का अपना एक समय है, लेकिन जब बात करें गोंडवाना चट्टानों का, तो गोंडवाना चट्टान का जो समय है वो है आपका कार्बोनिफेरस से लेकर ठीक है, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक और क्या बताएंगे, जुरासिक। तो कार्बोनिफेरस, उसके बाद है पर्मियन, उसके बाद है ट्रियासिक, उसके बाद है जुरासिक। तो कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक के बीच जो गोंडवाना चट्टानें हैं उसका निर्माण हुआ है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा गोंडवाना शैल समूह याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं गोंडवाना चट्टान की, तो गोंडवाना चट्टान कहाँ देखने मिलेगी? इसी आपको प्रायद्वीपीय पठार में, यानी कि दक्षिण भारत में, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, दक्षिण भारत, यही कहलाती है इंडियन प्लेट। यही क्या कहलाती है? इंडियन प्लेट। बात करें दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की, तो इसी चट्टान में आर्कियन क्रम के चट्टान, इसी इंडियन प्लेट में आर्कियन है, इसी इंडियन प्लेट में धारवाड़ चट्टानें, इसी में कौन सी चट्टानें मौजूद है? कडप्पा, इसी में चट्टान मौजूद है विंध्यन, इसी में चट्टान मौजूद है कौन सी? गोंडवाना, और इसी में चट्टान मौजूद है कौन सी? दक्कन। ये सभी चट्टानें जो है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? इसी इंडियन प्लेट में देखने को मिलती है। और जब बात करते हैं गोंडवाना चट्टानों की, तो गोंडवाना चट्टानों में ये जो आपका दामोदर नदी का जो भ्रंश है, मुख्य रूप से दामोदर घाटी भ्रंश है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियां किसमें प्रवाहित होती हैं? तो क्या बताएंगे? भ्रंश में। और भ्रंश में प्रवाहित होने की वजह से यहाँ पर वनस्पतियों के दबने से, इन भ्रंशों में जहां जहां वनस्पति दबी हुई है, इन भ्रंशों में जहां जहां वनस्पति दबी हुई है, वहां पर तापीय अभिक्रिया के कारण वह किसमें परिवर्तित हो गई? कोयले में परिवर्तित हो गई। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाने वाला सभी कोयला गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बात याद रखिएगा। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो महानदी, गोदावरी, दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की जो नदियां हैं, वो जिन भ्रंश घाटी में, क्यों नदियों क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि किसमें बह रही है? एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोयला जो है वो प्रमुखता से पाया जाता है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट गोंडवाना शैल समूह दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के घाटियों में प्रमुखता से मिलता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं जगहों पे क्या पाया जाता है? कोयला। और कोयला पाए जाने की वजह से इन्हें हम कौन सी चट्टान के अंतर्गत ले रहे हैं? गोंडवाना चट्टानों के अंतर्गत ले रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत का 98% कोयला, मैं फिर कह रहा हूँ किसी, तो ये बात समझिएगा कि भारत, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, देखिए कोयले की अगर बात करें तो कोयला दो जगहों पे पाया जाता है, एक आपका गोंडवाना में, एक गोंडवाना कोयला क्षेत्र, और एक हो जाता है टर्शरी। टर्शरी की अगर हम बात करें, यानी तृतीयक चट्टानों की बात करें, तो 98% कोयला, देखिए 98% कोयला कहाँ पर है? गोंडवाना में। और 2% कोयला कहाँ पर है? टर्शरी। और टर्शरी चट्टान के अंतर्गत क्या बात करते हैं? हिमालय। हिमालय का जब निर्माण हुआ तो कौन सी चट्टान के अंतर्गत माना जाता है? तृतीयक चट्टान। तो तृतीयक चट्टान को ही हम क्या बोलते हैं? टर्शरी रॉक। और हिमालय निर्माण के दौरान जहां जहां वनस्पति दबी, वहां वहां क्या पाया जाता है? कोयला बनता है। कोयले को हम कौन सी चट्टान के अंतर्गत लेते हैं? तो टर्शरी यानी तृतीयक चट्टान के अंतर्गत लेते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि भैया प्रायद्वीपीय पठार में ही क्या बने हैं? भ्रंश। और इन्हीं भ्रंशों में क्या बहती है? नदी। और इन्हीं नदियों के भ्रंश घाटी क्षेत्र में पाया जाता है क्या? कोयला। और यही कोयला वाला क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो क्या बताएंगे? गोंडवाना कोयला क्षेत्र। तो दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट आप समझे कि गोंडवाना शैल समूह मुख्य रूप से इन्हीं नदियों के घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और यही वो जगह है जहाँ पे 98% कोयला जो है वो क्या होता है? संचित होता है, ठीक है। इसी गोंडवाना शैल समूह में 98% कोयला जो है वो संचित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि पहला, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। इसके अलावा जब भी मैं प्रश्न पढ़ रहा होता हूँ, आप भी प्रश्न पढ़ें, और मेरे जवाब देने से पहले आप भी अपना जवाब तैयार रखें। तब एक अच्छे लेवल पे आपकी भी तैयारी होगी कि आपके पास जितने भी नॉलेज है, उस नॉलेज के आधार पे मेरे बताने से पहले अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो ये अच्छी बात होगी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर के कोड को चुनें। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट
लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। तो यहाँ पे लघु हिमालय सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात समझिए, ग्रेट हिमालय को क्या क्या कह रहे हैं, तो आंतरिक हिमालय कहते हैं और क्या कहते हैं, केंद्रीय हिमालय कहते हैं। वहीं पर अगर मिड हिमालय की बात करें तो मिड हिमालय को क्या कहते हैं, निम्न हिमालय कहते हैं, हिमाचल हिमालय कहते हैं, इसके अलावा लघु हिमालय कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, लेसर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। वहीं पर शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय को उप हिमालय, इसके अलावा पर्वतपदीय हिमालय और क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ग्रेट मिड शिवालिक हिमालय में ग्रेट हिमालय सबसे आंतरिक भाग में है, इसलिए आंतरिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय सबसे बाहरी भाग में, इसलिए बाह्य हिमालय कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात करें तो ये आपका लघु यानी कि आपका मिड हिमालय की बात हो रही है, तो मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब देखिए एक बात और समझ जाइएगा, ये आपका ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पर ये तिब्बत का पठार की बात करें तो तिब्बत का पठार ग्रेट हिमालय के बीच में, तिब्बत का पठार ग्रेट हिमालय के बीच में अगर बात करें तो ये आपका तिब्बत सांगपो आपका भ्रंश बनता है। वहीं पर ग्रेट हिमालय और मिड हिमालय के बीच में, देखिए ग्रेट हिमालय, ये मिड हिमालय और ये शिवालिक हिमालय हो जाता है। तो ग्रेट हिमालय और मिड हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वहीं पर मिड और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और यही शिवालिक हिमालय के दक्षिण में हिमालय फ्रंट फॉल्ट का निर्माण होता है। और यहीं पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर की बात करें तो ये जास्कर और ग्रेट हिमालय के बीच में क्या बोलते हैं, ITSZ यानी इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं इसको। ठीक है। तो अब चीजों को समझिए तो क्लियर हो जाएगी। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी MBT की बात हो रही है, तो MBT जो है वो मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। तो लघु हिमालय यानी मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय को से अलग करती है। ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही होगी। वहीं दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। देखिए हिमालय फ्रंट फॉल्ट यानी HFF की बात हो रही है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट जो है वो शिवालिक हिमालय हो गया, और यहाँ पर जो है वो देखिए शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदान। तो शिवालिक हिमालय के नीचे हो जाता है आपका क्या, गंगा का मैदान। तो शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदान के बीच स्थित है, तो हिमालय फ्रंट फॉल्ट, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या रहा है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT वृहद हिमालय को, अब देखिए MCT की बात हो रही है, तो MCT जो है वो वृहद हिमालय को जास्कर श्रेणी से अलग करती है, जबकि MCT जो है वो वृहद हिमालय को क्या बोलना चाहिए, मध्य हिमालय यानी मिड हिमालय से अलग करती है। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, ITSZ आएगा, इंडो सांगपो सचर जोन आएगी, जो आपको जास्कर को ग्रेट हिमालय से क्या करती है, अलग करती है। ये आपका ITSZ हो जाएगा। वहीं पर अगर चौथे स्टेटमेंट की बात करें, मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT, इसकी बात हो रही है MCT, ये किसको अलग कर रहा है, लघु हिमालय यानी मिड हिमालय को वृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, से अलग करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट चौथा सही होगा। पहला दूसरा चौथा सही है। पहला दूसरा चौथा कहां पर नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। आई होप मेरे जवाब बताने से पहले आप लोगों ने जवाब ढूंढ लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी का एक भाग है। देखिए मेरे जवाब देने से पहले अपना जवाब तैयार कर लीजिएगा। आप अपना जवाब तैयार कर लीजिएगा, तभी इस वीडियो को फायदा मिलेगा आपको। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पढ़ने के दौरान आप ये डिसाइड कर ले कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलिए, तो महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी का एक भाग है। तो जब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार दो राज्यों में, गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात में इसमें पहाड़ी का नाम है राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी। वहीं पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में यहाँ पर है सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर है आपका महादेव की पहाड़ी। और जब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो वहां पर कौन सी पहाड़ी है, मैकल की पहाड़ी। ठीक है। तो ये आपकी 4 पहाड़ियां हो गई सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। तो महादेव पहाड़ी जो है वो सतपुड़ा श्रेणी का एक भाग है। तो बिल्कुल महादेव की पहाड़ी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का क्या है, एक भाग है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला, धूपगढ़ महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन चारों पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी महादेव की है, उसकी ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, उसकी ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जहां की ऊंचाई है 1350 मीटर, ये याद रखें। तो यहाँ पर धूपगढ़ महादेव पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी, ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी विस्तार मैकल श्रेणी है। ये देखिए सबसे पूर्व में कौन सी पहाड़ी है, मैकल की पहाड़ी। सतपुड़ा का सबसे पूर्वी विस्तार है मैकल की पहाड़ी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और जब चौथे स्टेटमेंट की बात करते हैं, सतपुड़ा श्रेणी लावा से ढका एक पठार है। तो सबसे पहले सतपुड़ा श्रेणी लावा से ढका हुआ एक पठार है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लावा का निक्षेप नहीं हुआ, यहाँ पे लावा का कोई संबंध फिलहाल नहीं है। तो ये लावा से ढका एक पठार है, ये स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, तो
चौथा गलत हो जा रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो भैया 5वां नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4%। याद रखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। अब देखिए उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो आप देखें यहाँ पे कि हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसके अलावा ये 0 डिग्री, ये याद रखिएगा 12 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये 66.5 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो आप 0 से 12 को उष्ण कटिबंध कहते हैं, 12 23.5 को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, फिर ये हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध, फिर ये समशीतोष्ण कटिबंध और सबसे आखिरी में 66.5 से 90 आपको कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध। तो हमारे पृथ्वी पर 5 प्रकार के कटिबंध है, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, समशीतोष्ण और शीत। लेकिन यहाँ पर बात करें कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये गलत प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि समूचा भारत उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण तीनों कटिबंधों को दर्शाता है। उष्ण कटिबंध तो 0 से 12 पे ही क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो ये कहना कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये जवाब आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगले स्टेटमेंट की बात करें तो अगला स्टेटमेंट क्या कहता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल याद रखें, इसी 82.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारे भारत के समय को क्या कर रहा है? निर्धारित कर रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से हमारे भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने क्या माना? अपना मानक समय माना और वहीं से हम क्या करते हैं? समय को निर्धारित करते हैं। चलिए, तो चौथा स्टेटमेंट आपका सही है, तो दूसरा और चौथा सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। जल्दी जल्दी आप जवाब देना शुरू कर दीजिए। देखिए कौन सा जवाब होगा इसका सही जवाब। चलिए हम एक मैप बना लेते हैं, उससे चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगी। चलिए, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये हो गया आपका त्रिपुरा। तो पूछ क्या रहे हैं? ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये हो गया आपका चाइना, ये म्यांमार और ये आपका भूटान, ये हो गया आपका सिक्किम। अब देखिए असम जो है वो भूटान तथा बांग्लादेश, असम की बात करें तो असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल, पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? ये देखिए ये वाला आपका पश्चिम बंगाल जो है वो किससे लगा हुआ है? तो भूटान और नेपाल, पश्चिम बंगाल बिल्कुल ये हो गया आपका भूटान से लगा हुआ है और नेपाल से लगा हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका भूटान से लगा हुआ है और नेपाल से लगा हुआ है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ये रहा मिजोरम, ये रहा मिजोरम। तो मिजोरम जो है म्यांमार, ये म्यांमार और इस तरफ बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, क्योंकि तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत की बात कर रहा है। अब देखिए पहला, भौमिकीय दृष्टि से यानी भूगर्भिक चट्टानी संरचना की दृष्टि से यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। बिल्कुल, भारत का सबसे प्राचीनतम भाग किसको कहते हैं? इसी प्रायद्वीपीय पठार को कहते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व की प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, चलिए तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, ये स्टेटमेंट सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वत को दर्शाता है। ठीक है, बिल्कुल हिमालय जो है भारत की सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। इसके अलावा स्टेटमेंट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो याद रखिएगा, नदियां अपने साथ जो अवसाद लेकर बहती है वो पूर्व में निक्षेपित करती है। क्यों?
क्योंकि पूर्व की तरफ की नदियां जो है वो मंद गति से बहती है, इसलिए अवसादों को निक्षेपित करती है तटों पर। तो पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी भाग, पूर्व की ओर बहने वाली सभी नदियां क्या करती है, अवसादों को तट पर क्या करती है, निक्षेपित करती है। जबकि पश्चिम की तरफ की नदियां तीव्र गति से बहने की वजह से, तीव्र ढाल में बहने की वजह से अवसादों को किनारों तट पर निक्षेपित नहीं करती। तो ये जो पश्चिमी समुद्री तट है वो गलत हो जाएगा। पूर्वी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। वहीं पर डी की बात करें, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है। बिल्कुल 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, असत्य कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि वो गलत है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो हिमालय का विस्तार 5 राज्य। तो भैया ये देखिए समझिएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये तो यूनियन टेरिटरी हो जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ऐसा करके कई राज्यों में इसका विस्तार है। लेकिन ये कहना कि केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो भैया ये तो 7 राज्य तो मैंने ऐसे ही बता दिए, तो 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, पश्चिमी घाट 5 राज्यों में फैले हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाना है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट का विस्तार, ठीक है, ताप्ती नदी से लेकर, ताप्ती नदी से अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा, फिर ये महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर उसके बाद गोवा हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, फिर आपका केरल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तो ये आपका तमिलनाडु भी इसी में शामिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। 6 राज्यों में फैला है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 6 राज्यों में फैला हुआ है, तो पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो पुलिकट झील आपका 2 राज्यों में फैली हुई है, ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और क्या बताएंगे, तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपका पड़ता है पुलिकट झील, केवल 2 राज्यों में फैली हुई, ये स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, केवल 3। तो केवल 3 आपका सही जवाब होगा, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, केवल 3। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ियां। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मैंने अभी बताई थी, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपका कौन सी पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी। और जब हम और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में मैकल की पहाड़ी। और मध्य प्रदेश की बात जब आगे बढ़ेंगे तो झारखंड में कौन सा पठार आएगा, तो छोटा नागपुर का पठार आएगा। और जब हम और आगे बढ़ेंगे और जब बात करेंगे मेघालय की, तो मेघालय में आ जाता है, मेघालय में आ जाता है खासी की पहाड़ी, मेघालय में आ जाता है खासी की पहाड़ी। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी आपके मेघालय के पठार में है। तो कहीं ना कहीं महादेव ये पहला हो गया, ठीक है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में मैकल की पहाड़ी दूसरा हो गया, छोटा नागपुर का पठार तीसरा और खासी की पहाड़ी चौथा। तो भैया ये जो क्रम दिया है वही क्रम आपके लिए सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, जिसमें सबसे पहले महादेव की पहाड़ी, फिर मैकल की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ी इनका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। सबसे पहला स्टेटमेंट है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, इस पर हम बात कर चुके हैं। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये जो गंगा है वो हिमालय से निकल रही है, सिंधु नदी हिमालय से निकल रही है। जब हिमालय ही नहीं होता तो ये नदियां नहीं निकलती, और ये नदियां नहीं निकलती तो इन्हीं नदियों के अपर्दन से तो बहाकर लाई हुई मिट्टी ही कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो
ये इतने सुविस्तृत जलोढ़ मिट्टी से क्या रहता, वंचित रहता। ये मैदान ही नहीं होते, और ये मैदान होते तो इस तरह के मैदान नहीं होते, क्योंकि हिमालय की वजह से ये नदियां जो है अपने हिमालय के अवसादों को बहाते हुए, अपरदित करते हुए अपने साथ कौन सी मिट्टी लाती, जलोढ़ मिट्टी। जो याद रखिएगा, जब जब हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय में जब शिवालिक हिमालय बना, तो शिवालिक हिमालय बनने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्या बन गया था, एक महाखंड का निर्माण हुआ, जहाँ हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपने साथ अवसादों को बहाकर लाई और यहाँ पर निक्षेपित की, जिससे मध्यवर्ती मैदान का क्या हुआ, निर्माण। ये मध्यवर्ती मैदान का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। और ये जलोढ़ मिट्टी आई कहाँ से, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों से। जब हिमालय ही नहीं होता तो ये नदियां भी नहीं होती, ये नदियां नहीं होती तो जलोढ़ मिट्टी नहीं होती, तो ये जलोढ़ मिट्टी से क्या रहता, वंचित रहता। इसके बाद तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि तो मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। याद रखिए, ये मानसून की बात करें तो हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से जो वर्षा होती है, वो इसी हिमालय की वजह से सारी आर्द्रता आधारित वर्षा कहाँ करवाती है, इस भारतीय उपमहाद्वीप में करवाती है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये जो अभी प्रतिरूप दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतिरूप बिल्कुल नहीं होता, उससे क्या होता, भिन्न होता। ये आपका स्टेटमेंट ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, पर्वतीय दर्रा, और दूसरा क्या पूछ रहा है, राज्य। अब दर्रे की बात करें, अगर दर्रा आपको नॉलेज है दर्रे के बारे में, तो आप इसे सुमेलित कर पाएंगे। सबसे पहले माना दर्रा की बात करें तो देखिए, माना, नीतिला और लिपुलेख ये दर्रे आपके उत्तराखंड में है, तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। नाथुला और झेलेपला ये हो गया आपका सिक्किम में, तो ये ऑप्शन सिक्किम में चला जाएगा। जोजिला की बात करें तो बुर्जिला और जोजिला ये दो दर्रे जो हैं वो आपका मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में है। और शिपकिला, बारालाचा और शिपकिला ये दो दर्रे हैं आपका हिमाचल प्रदेश में। तो माना चौथा, तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब होगा। अगर आपको दर्रे क्लियर है तो आप आसानी से इसको सुमेलित कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। तो मध्य हिमालय, अगर ये आपको लघु हिमालय का मतलब मध्य हिमालय होता है ये नहीं पता होगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मध्य हिमालय कहाँ पर है, तो शिवालिक हिमालय और महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आपका क्या होगा, मध्य हिमालय होगा। तो ये लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के दक्कन के पठार पर बासाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है कि दक्कन का पठार एक कैसा पठार है, तो लावा निर्मित पठार है। और इसी लावा चट्टान को हम कौन सी चट्टान कहते हैं, बासाल्ट चट्टान कहते हैं। इसका निर्माण कब हुआ, मतलब दक्कन के पठार का निर्माण कब हुआ, यानी लावा जमीन के अंदर से कब निकली, तो वो समय होगा आपका क्या, क्रिटेशियस। तो याद रखिएगा, क्रिटेशियस से लेकर पेलियोसीन, तो क्रिटेशियस से लेकर पेलियोसीन के मध्य प्रायद्वीपीय पठार के मध्य वाले भाग पे और पश्चिमी भाग में बासाल्ट लावा के प्रवाह से यहाँ पर दो पठारों का निर्माण हुआ। एक का नाम है दक्कन का पठार और एक का नाम है यहाँ पर क्या बनने वाला है, काठियावाड़ का पठार। ये याद रखिए, दो पठारें बनी, दक्कन का पठार और काठियावाड़ का पठार। दोनों पठारों का निर्माण जो है वो क्रिटेशियस से लेकर पेलियोसीन के मध्य हुआ। तो यहाँ पर क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। अब देखिए पुदुचेरी की बात करें, चलिए ये आपका जो पुदुचेरी है, ये पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं, तो बता दीजिएगा। 4 क्षेत्र आते हैं। एक आपका पुदुचेरी तो है ही, इसके अलावा कराईकल, यनम और माहे, ये आपके 4 क्षेत्र आते हैं, जिसमें ये चारों के चारों क्षेत्र अलग अलग जगहों पे है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका केरल में कौन सा, ये आपका पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत ये जो 4 क्षेत्रों में केरल में कौन सा क्षेत्र है, तो याद रखिएगा माहे। वहीं पर अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 2 क्षेत्र आएंगे। एक का नाम है आपका पुदुचेरी, ये आपका पुदुचेरी हो गया, और उसके नीचे ये हो गया आपका कराईकल। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में यनम, तो आंध्र प्रदेश में यनम, और वहीं पर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल, और केरल में हो गया आपका माहे। यानी कि
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 क्षेत्र, एक पुदुचेरी, एक कराईकल हो गया, और केरल में माहे और आंध्र प्रदेश में यनम हो गया। चलिए, तो इसके साथ ये वीडियो आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगली बार मिलते हैं एक नए तथ्यों के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।